तो बेटा सेकंड वन क्यों रखता है? क्योंकि मैंने एक अपनी तरफ से एक एग्रीमेंट या कोई एविडेंस दिया या प्रूफ किया या कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब मैंने साइन किया कि अगर मैं नहीं दूंगा तो मैं डिफॉल्ट हूं ना पे, इसका एक एविडेंस है, रिकॉर्ड है। तो ऐसे बेल्जियम ने यह कॉन्स्टिट्यूशन पावर शेयर किया, प्रॉमिस नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज उन्होंने अमेंडमेंट की। आपको पता है 4 टाइम्स बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड हुआ था, तो उसने 4 टाइम्स चेंजेस किए। चीजों को फॉलो करेगा, ये कहाँ रिटर्न है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो चीज आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पावर शेयर कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पावर ले लो, इनको कॉन्स्टिट्यूशन पावर ले लो। कॉन्स्टिट्यूशन पावर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन यू नो इन क्लास 9 यू स्टडी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री का सोल और मे बी एक स्ट्रक्चर होता है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ले लेते हो। ओके, ये एक होता है। तो फेडरलिज्म में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को शेयर करती है अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप हो सकते हैं वो, और मे बी द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट हो सकती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यूनिट बना रखी है कि स्टेट होगा, ये लोकल गवर्नमेंट है, या जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग को बनाई, तो उसके अकॉर्डिंग हम पावर शेयर करते हैं इसमें। ओके, सीधा अनदर वन एग्जांपल, जस्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ बेटा? उसने पावर शेयर नहीं किया, और पूरे पावर्स किसके पास रखे? सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखे। तो यहाँ पे कौन ज्यादा पावरफुल है? यूनिटरी या यूनियन गवर्नमेंट? यूनियन गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, बात है कि अब इस जगह पे कौन ज्यादा पावरफुल है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो पावर शेयर करती है अमंग द डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप या उनके जो भी पॉलिटिकल ग्रुप है, तो हम मानते हैं कि वहां पे पावर शेयरिंग हो रहा है। तो विच वन इज एग्जांपल ऑफ फेडरलिज्म? बेल्जियम और श्रीलंका? आप तेज बोलो बेटा। यस, बेल्जियम। बेल्जियम। तो बेल्जियम एक फेडरलिज्म का पावर शेयरिंग है, और बेल्जियम किसका एग्जांपल होगी? ओनली यूनिटरी फॉर्म। अब ये फेडरलिज्म के भी 2 पार्ट हो गए यहाँ पे, आप देखोगे। वन इज द फेडरलिज्म और एक यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट हो गई। यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट होती है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ ज्यादा पावरफुल है, और यूनिटरी फॉर्म में हर कंट्री पे डिपेंड करता है कि उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन पावर को कैसे रखा है। अब यहाँ पे इक्वल पावर होते हैं अमंग द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बेल्जियम से रिलेटेड हमने स्टडी किया था कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट थी। तो ये मीनिंग होता है पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म का। तो फेडरलिज्म का मीनिंग हुआ, पर हमारे इंडिया की थोड़ी कंडीशन डिफरेंट है। ओके, अब कंडीशन कैसे डिफरेंट है बेटा? अब इंडिया का फेडरलिज्म गवर्नमेंट है, आई एग्री, लेकिन आप मानते हो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल कंपेयर देन द स्टेट। स्टेट से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ की पावरफुल है। अब आगे के पैराग्राफ में स्टडी करेंगे कैसे पावरफुल है। अगर कोई ऐसी इश्यूज आता है जो लॉ से रिलेटेड है और इट विल बी पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो दोनों के अंदर आता है। कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी टैक्स से रिलेटेड हो सकता है, जो मैटर इट कम्स बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अपना लॉ बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के उसने अपना सेपरेट डिफरेंट लॉ बना दिया सेम इशू पे, तो फिर ये एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी बिटवीन द सिटीजन। कि सिटीजन में ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी यार कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉलो करें कि स्टेट गवर्नमेंट को लॉ को फॉलो करें, जबकि दे आर आंसरेबल टू बोथ, वो दोनों के अंडर आते हैं, दोनों यूनिट में आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंडिया के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिटर्न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ बना है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इनसाइड द स्टेट, वो ज्यादा पावरफुल है। तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जब बना ना 1946 को 3 ईयर जो लगे, इसमें हमारे लोगों ने लर्नेड पर्सन जो थे उन्होंने बहुत अच्छी चीज इंप्लीमेंट की कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट पावर शेयरिंग किया है, नो डाउट, बट उन्होंने पावर थोड़ा बहुत अपने पास भी रखा है कि भाई अगर किसी सिचुएशन में अगर कोई ऐसा कंट्रोवर्सी हो जाता है बिटवीन द अमंग द डिफरेंट पॉलिटिकल लेवल,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लोग बनाया इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, वही इम्प्लीमेंट होगा दूसरे स्टेट में भी। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा यूनिटरी फॉर्म भी है। यूनिटरी मतलब होता है कि जिसमें यूनियन ज्यादा पावरफुल हो, यूनियन मतलब सेंटर। तो हमारे यहाँ यूनियन थोड़ी ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर हम अदर कंट्री का एग्जांपल लेते हैं फेडरलिज्म में, तो दूसरे कंट्री से ज्यादा पावरफुल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इंडिया के कंसेप्ट में फेडरलिज्म थोड़ा सा अलग है, थोड़ा लिटिल बिट चेंजेस है, यानी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल। तो ये फेडरलिज्म का हो। अब मैं थोड़ा फेडरलिज्म और डिटेल में बता देता हूँ आपको। अब फेडरलिज्म कैसे होता है, सपोज जैसे ये कंट्री है, अब कंट्री के जैसे स्टेट है, ये डिफरेंट स्टेट, अब स्टेट को भी सब डिवाइड करके किसमें, डिस्ट्रिक्ट में या लोकल यूनिट में, ये लोकल यूनिट है और स्टेट्स के अंदर। अब ऐसे देखा जाए तो अब इस जगह पर ये जो लोकल यूनिट है, इट इज लोकल यूनिट जो है इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट की भी अंडर आते हैं। तो इनकी क्या जाएगी कि किसको फॉलो करेंगे और किसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहे हैं, कंट्री के अंदर, स्टेट के अंडर पे आ रहे हैं। और एक जो ऑल स्टेट है, सब स्टेट है, वो किसके अंदर आ रहे हैं, कंट्री के अंदर। तो ये एरिया किसका पार्ट है, कंट्री का भी है और स्टेट का भी है। तो जैसे ये हमारे यहाँ ये सिस्टम है, मैं हूँ चित्तौड़ है, तो एट द सेम टाइम जैसे मैं हूँ एज ए सिटीजन, तो आई एम ए पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो, आई एम ए पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, और आई एम ए पार्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट आल्सो। यानी तीनों मेरे पे रूल तो नहीं करते, बट दे कैन मेक द पॉलिसीज ऑन मी। ओके, उनसे बनाए हुए रूल्स, उनके रूल्स रेगुलेशन, उनकी पॉलिसीज ऑल विल फॉलोड बाय मी। मेरे को तीनों चीजें माननी पड़ेगी जो उन्होंने बनाई। अब कौन किससे रिलेटेड रूल्स बना सकता है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यूनियन लिस्ट ये सब है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली क्लेरिफाई किया है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी कैन मेक द लॉस रिगार्डिंग व्हाट, जो भी इश्यूज है। तो इसके अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन से इनमें क्लियरली मेंशन है कि हम अगर तीनों के पार्ट है, अब जैसे कैसे मैं पार्ट हूँ, अब मान लो पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होता है चित्तौड़ में, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, तो रेलवे के अंदर एक वो है कि सपोज चित्तौड़ में एक डेवलपमेंट होना चाहिए, और मे बी द लाइक कि यहाँ पे ट्रेन का जो इलेक्ट्रिसिटी वाला रूट बनना चाहिए, बन गया वैसे, बट जैसे बनना चाहिए। तो इन केस ऑफ ये इम्प्लीमेंट होगा तो उसका बेनिफिट मुझे भी मिल रहा है, उससे बने हुए रूल्स रेगुलेशन से वो मुझे भी फॉलो करने हैं। ओके, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है तो वो मुझे फॉलो करने, कि व्हेन योर स्कूल विल रीओपन, स्कूल कब रीओपन होंगे, कोरोना में, स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड, तो हम उसको भी फॉलो करेंगे। ओके, एज ए सिटीजन लोकल गवर्नमेंट जैसे चित्तौड़ के उन्होंने रूल्स बना दिया कि सैटरडे और संडे विल बी लॉकडाउन ड्यूरिंग द कोरोना, 2 दिन का लॉकडाउन हुआ, तो वो भी मुझे फॉलो करना। तो एज ए सेम टाइम मैं तीनों चीजों को फॉलो कर रहा हूँ, मैं मतलब एज ए सिटीजन। ओके, तो ये फेडरलिज्म होता है कि हम एक साथ तीनों चीजों को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा क्राइटेरिया फिक्स है। ओके, अब आप सोचोगे सर तीनों चीज एक ही हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ये स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ये हो गई, अब लोकल, अब स्टेट गवर्नमेंट सपोज अपना सेपरेट रूल्स बनाने लग जाए, तो बेटा इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के तो इनकम के सोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई हर कंट्री का एरिया किसी न किसी स्टेट में आता है, हमारी कंट्री का एरिया किसी न किसी स्टेट में आता है। आप जहाँ भी जाके खड़े होंगे ना, किसी न किसी स्टेट का पार्ट रहेगा, और हर स्टेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट रहेगा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो सोचने के लिए सब एक से कोई स्टेट लेगा और इनसाइड लोकल गवर्नमेंट लेगी, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के इनकम और रेवेन्यू सोर्सेज ही नहीं रहेगी, और विदाउट रेवेन्यू विदाउट इनकम गवर्नमेंट चल ही नहीं पाएगी। तो इससे रिलेटेड हम सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी मैंने डिस्कस किया है व्हाट इज द फेडरलिज्म, केवल मीनिंग डिस्कस किया है कि ये फेडरलिज्म होता है। अब मैं एक और स्लाइड आपको फेडरलिज्म से रिलेटेड दिखा देता हूँ, लेटर ऑन विल प्रोसीड टू द सेकंड स्लाइड। Okay, are you able to see slide here? Yes, sir. Okay, फेडरलिज्म। अब मीनिंग क्या है फेडरलिज्म, मैंने रिकॉल किया इसको किसके साथ, श्रीलंका और बेल्जियम के साथ बेटा, ये रिकॉल कर चुके हम फर्स्ट चैप्टर को।
अब फेडरलिज्म इज ए सिस्टम गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो यूनिट्स बना रहते हैं। अब हमने कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे यूनिट बनाए थे, लिंग्विस्टिक बेस, क्लास है उसमें लिंग्विस्टिक बेस यूनिट, मतलब हर स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज बेस किया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट पे डिपेंड है कि वो पॉलिटिकल यूनिट बनाती है कि कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट बनाती है, जो भी है उनको हम स्टेट बोलते हैं। ओके, अब स्टेट ने भी सब यूनिट बना दिया है, क्या, लोकल गवर्नमेंट। तो इस फेडरलिज्म में 2 और मोर देन 2 टीयर्स गवर्नमेंट होती है, जो मैं पूरी तरह आपसे डिस्कस कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट अनदर वन यूनिट एक होते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट एक सिंपल सा एग्जांपल है श्रीलंका। ओके, अब श्रीलंका यूनिटरी गवर्नमेंट है। यूनिटरी मतलब जिस कंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल कंपेयर देन द अदर यूनिट। ओके, तो आपने श्रीलंका के उसमें देखा बेटा कि श्रीलंका ने जो लॉज बनाए, किस लैंग्वेज को प्रमोट किया, उन अपनी कम्युनिटी सोशल कल्चर को इग्नोर किया, डाइवर्सिटी को इग्नोर किया। तो हम यहाँ क्या दे रहे हैं, उन्होंने इग्नोर किया तो यूनिटी फॉर्म गवर्नमेंट हो गई। ओके, और बेल्जियम क्या हो गई, फेडरलिज्म। तो बेल्जियम फेडरलिज्म गवर्नमेंट हो गई और श्रीलंका यूनिटी फॉर्म गवर्नमेंट है। बट इंडिया दोनों गवर्नमेंट है, मतलब ऐसा कहीं रिटर्न में नहीं है। बट इंडिया के अंदर बेटा फेडरलिज्म भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है कंपेयर देन द स्टेट गवर्नमेंट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पॉइंट। हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है। अब इससे रिलेटेड डाउट आप पूछो, नहीं तो फिर मैं सेकंड यूनिट पे चलता हूँ, मतलब सेकंड पॉइंट। इफ यू एनी डाउट आई एम गिविंग 1 or 2 मिनट। बेटा आप कोई भी डाउट है, मुझे नहीं लगता कि डाउट आना चाहिए, फिर भी इफ यू एनी डाउट यू मे बी आस्क कंसर्न विद दिस टॉपिक ओनली, और इफ यू नो तो से नो। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। नहीं, प्रोसीड। यस सर। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब फेडरलिज्म का मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया। ओके, ये स्लाइड डबल आ गई। अब फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में आता है देयर आर 2 और मोर लेवल्स, तो वी हैव डिस्कस नो डाउट। अब हमारी कंट्री में 2 और मोर लेवल 2 गवर्नमेंट होनी चाहिए फेडरलिज्म में, तभी हम किसी कंट्री को फेडरलिज्म कहेंगे। तो हमारी कंट्री तो फेडरलिज्म का फर्स्ट पॉइंट तो क्लेरिफाई कर गए कि आई एग्री, ये हमारे यहाँ होता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट आता है रिलेटेड टू फेडरलिज्म। ओके, सेकंड पॉइंट बेटा कि डिफरेंट ईयर्स हैव देयर जुरिडिक्शन स्पेसिफिक मैटर्स। यस, ये क्लियर। अब मैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, स्टेट का हूँ, लोकल का हूँ, तो हमारे यहाँ जो है ना हर कॉन्स्टिट्यूटिव यूनिट, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो हमारे यहाँ ये स्पेसिफिक मैटर कौन किससे रिलेटेड डिस्कशन लेगा, इट इज क्लियरली क्लेरिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कैसे, अब लेजिस्लेशन मतलब होता है कि कौन लॉज बनाएगा किस पे, तो हमारे यहाँ वो भी क्लेरिफाई है कि स्टेट टू रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, सेंटर टू रिलेटेड सेंटर गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और लोकल गवर्नमेंट टू रिलेटेड लोकल बना सकती है। ओके, तो लेजिस्लेशन हमारा सेपरेट है सब में, यानी लेजिस्लेशन को क्या क्या पावर है किस स्टेट में, किस लोकल गवर्नमेंट में और सेंटर गवर्नमेंट है, तो इट क्लियरली क्लासिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये होना चाहिए उस कंट्री के अंदर जो हमारे यहाँ है। ओके, नो डाउट। टैक्स, यानी टैक्स टू रिलेटेड कौन सा रेवेन्यू सोर्सेज किसके अंडर आएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे, ये भी हमारे यहाँ है। अब जैसे इनकम टैक्स से मुझे किसको देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको सपोज एंटरटेनमेंट टैक्स से देना है, जैसे टॉकीज में मूवी देखने जाते हैं तो उसमें टिकट में हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, मल्टीप्लेक्स सिनेमा नहीं है, बाकी वहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स और सब सेपरेट होता है, गवर्नमेंट टैक्स सेपरेट होता है। तो वो टैक्सेस किसको जाएगा, लोकल गवर्नमेंट। कुछ टैक्सेज हम हाउस से कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो टैक्सेस प्रॉपर्टी और रजिस्ट्री टू रिलेटेड जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ सेंटर टू जाएगा। तो हमारे यहाँ टैक्स कौन लेगा, किस डिपार्टमेंट का टैक्स किसको जाएगा, तो ये क्लियरली क्लासिफाई होना चाहिए फेडरलिज्म में। और एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट आल्सो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या रूल्स रेगुलेशन, क्या एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, कौन कौन से उसके डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट को कौन सैलरी देगा, ऑल द थिंग्स आर क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड फीचर्स होता है फेडरलिज्म का कि आपके लॉज टू रिलेटेड, लेजिस्लेशन से रिलेटेड, टैक्स टू रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक क्लेरिफाई होना चाहिए कि ये जुरिडिक्शन जो है ना, इससे रिलेटेड डिसीजन कौन लेगा, तो ये हमारे क्लियर मेंशन है इन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट। थर्ड आता है बेटा
jurisdictions of different levels specified in the constitution, so it is mentioned in our constitution. ये भी होना चाहिए उसके अंदर फेडरलिज्म का फीचर्स है. तो कभी क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स में, राइट द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यू मे बी राइट एनी 5.5 पूछे तो 5 और यू मे बी राइट द ऑल द पॉइंट. ओके. 4 पॉइंट आता है कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू चेंज द फंडामेंटल प्रोविजनल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. गुड. अब ये पॉइंट हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ चीजें ऐसी जो मैं पॉइंट को वापस करूंगा तो अगेन हम स्लाइड पे चले जाएंगे. ओके. अब हमारे यहाँ ये 4th और 5th पॉइंट आता है कि हमारे यहाँ जो लॉ टू रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एक किस टाइप से लॉज बना सकते हैं. जस्ट अ मिनट. व्हाट वाज द पॉइंट? कंसिडर बोल लेवल गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू चेंज द फंडामेंटल प्रोविजंस. ओके ओके. यस. अब फंडामेंटल प्रोविजंस क्या होता है? फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं बेटा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, जो होता है उससे रिलेटेड लो. अब बेसिक में आप जाओगे ना तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वॉल्यूम है 4.1, 4.2, 4.4 ऐसे बहुत सारे वॉल्यूम दे रखे. अब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है मिनिमम एज ऑफ कोर्ट, आपके रिलीजियस टू रिलेटेड जो मैटर देता है, लैंग्वेज टू रिलेटेड जो रूल्स है, इतने यानी बेसिक प्रोविजनल यानी बेसिक को फंडामेंटल प्रोविजन से, जैसे जीएसटी आल्सो पार्ट ऑफ दिस फंडामेंटल. तो ऐसे कुछ चीजें जो पार्ट है ना, दिस आर द फंडामेंटल प्रोविजंस बोला जाता है. अब इनसे रिलेटेड यानी अगर हम इस लॉ में चेंज करते हैं यानी एक ये लॉ में चेंज कर रहे हैं तो इसमें दोनों लेवल्स का जो हमें ना कंसल्टेशन चाहिए. यानी एक लेवल इसको चेंज नहीं कर सकती. आपको पता है अभी लोकपाल बिल पास हुआ था पहले 3, 4, 5 ईयर हो गए. तो ऐसे कुछ लॉज हमारे यहाँ बनाए हैं जिनमें थर्ड फोर्थ कैटेगरी यानी थर्ड फोर्थ मेजॉरिटी जरूरी होती है लोकपाल. अब सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट है एनी एक्स पॉलिटिकल पार्टी की और स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है. अब वो लॉ बनाना चाहते हैं. अगर लॉ ऐसा बन गया कि वो तो बेटा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज करके का प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उस समय जो लॉ बने थे अब उनको आप चेंज करना चाहते हो यानी बहुत बड़ा चेंजेस आप चाह रहे हो जो फंडामेंटल प्रोविजन. तो इन दिस यू कैन मेक द लॉ ओनली कि ये लॉ आपका थर्ड फोर्थ मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में पास होना चाहिए. पहला रूल है. सेकंड है आपके नंबर ऑफ जितने स्टेट है, नंबर ऑफ जितने स्टेट से आपके सपोज हमारे यहाँ 29 स्टेट है तो मोर देन 15% से ज्यादा. सॉरी डियर टाइम इतना होता जा रहा है मुझे पता नहीं चला लेक्चर में कब निकल गया मेरा. अभी तो फर्स्ट लेक्चर चल रहा है. तो 29 अगर है तो बेटा 50% स्टेट यानी 14 मोर देन 14 से ज्यादा स्टेट की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हमारी जयपुर में जैसे स्टेट की वो 14 से ज्यादा स्टेट भी उस बात पे एग्री होना चाहिए. यानी वो 14 से ज्यादा स्टेट अगर उसको एग्री करते हैं उस लॉ को तभी आप प्रोविजन जो फंडामेंटल प्रोविजन है उसमें चेंजेस कर सकते हो. अभी आपकी बुक में इतना नहीं कि फंडामेंटल प्रोविजंस क्या होते हैं हम इतना नहीं जाएंगे. तो सिंपल सा दे देता हूँ कि जैसे वोटिंग एज चेंज करना है या फिक्स 18 ईयर. अब आप इतना बड़ा चेंजेस चाहते हो इंटायर कंट्री तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर तभी चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जब ये लोग थर्ड फोर्थ मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में पास हो जाए. इन बोथ हाउसेज राज्यसभा लोकसभा दोनों में पास होना जरूरी है. प्रेसिडेंट साइन करे हुआ उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी इसको पास करे. कितनी 50% मोर देन स्टेट आपको सपोर्ट करे तब वो लॉ इम्प्लीमेंट होता है. तो कितना अच्छा रूल बना रखा है कि कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी आ गई जो मेजोरिटी में और उसको लगा कि मैं सभी स्टेट के रूल चेंज कर दूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट कांट चेंज द रूल. वो नहीं कर सकती विदाउट परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. यानी 50% स्टेट उस पर एग्री नहीं होंगे जहां तक नया लॉ नहीं बनेगा. तो बहुत सी बार ऐसा होता है एक लॉ को बनने में बेटा कितने ईयर्स लग जाते हैं. क्यों लगते हैं? ये रीजन है. या पास हुआ 1 और 2 ईयर
फिर यहाँ गया, टाइम लगा, पास नहीं होता है, वापस फिर नेक्स्ट प्लानिंग 2 3 4 ईयर बाद होती है। तो किसी लोको बनने में तो कभी कभी 10 20 25 ईयर्स 40 साल तक लग जाते हैं। लोकपाल बिल 1960 या 58 का मैटर है और अब जाके पास हुआ है। तो किसी लोको बनने में तो इतना टाइम तो लग जाता है और वो भी पूरी तरह पास नहीं हुआ। उसमें एक जो मेन फंड है वो रखा गया था कि सीबीआई इस आंसर सीबीआई को इंडिपेंडेंट एजेंसी रखा जाए। हमारे लोकपाल बिल में कहा गया था कि जो सीबीआई ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इज नॉट आंसरेबल टू पार्लियामेंट। वो किसी को फाइल हैंड ओवर नहीं करेगी, किसी को भी आंसर नहीं देगी, वो इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए, वो अपनी जांच खुद कर सकती है। लेकिन ये पास नहीं होने दिया पार्लियामेंट में, क्यों? इसका रीजन है, अगर मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और मेरे किसी स्टेट के अंदर किसी मिनिस्टर और किसी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पे अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है तो सीबीआई अभी मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में किसको आंसरेबल है? पार्लियामेंट को। तो हमें पता है कि वो फाइल किसको हैंड ओवर करेगी? पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट में कौन बैठे हुए हैं? उसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर। तो फाइल को दे में भी चेंज, ओपन करे नहीं करे, कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं। तो सीबीआई अभी आंसरेबल किसको है? पार्लियामेंट को। अगर इसको हम इंडिपेंडेंट बना देंगे ना तो फिर ये अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना स्टार्ट कर देगी, यानी पार्लियामेंट को सबऑर्डिनेट आंसरेबल नहीं रहेगी, ये अपने डिसीजन लेगी, खुद अपना डिसीजन देगी। तो ये कोई पॉलिटिकल लीडर चाहता है नहीं कि इंडिपेंडेंट एजेंसी बने। ओके, तो ये अलग इशू है। तो वी हैव डिस्कस 4th पॉइंट उसका। सीधा स्लाइड। अब 5th पॉइंट आता है, बेटा ये डिस्कस कर लिया मैंने, कंसेंट ऑफ बोर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। अब क्या कंसेंट और कैसे चाहिए मैंने आपको बता दिया। टू चेंज द फंडामेंटल प्रोविजन। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, बिटवीन द टू स्टेट और बिटवीन द सेंटर टू स्टेट, तो हु इज द एम्पायर? सुप्रीम कोर्ट। वो किसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट। अब एक एग्जांपल ऑफ आवर फैमिली, अगर हम कंट्री को कैसे स्टार्ट करें ना तो हम हमारी फैमिली से भी कर सकते हैं। पूरा चैप्टर हमारी फैमिली से रिलेटेड कैसे, ये हमारी फैमिली के अंदर जो सबसे ज्यादा डिसीजन ले सकते हैं और यूनिटी गवर्नमेंट जो जिनके पास सबसे ज्यादा पावर होता है वो है हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर। तो ये ग्रैंडफादर हो गए। ओके, अब हमारे उसके बाद पेरेंट्स हो गए। अब पेरेंट्स के बाद आपका नंबर आ जाता है बच्चों का के अंदर और एक पेरेंट। तो हम कर सकते हैं ग्रैंडफादर क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये फाइनली मानना है इनका ऑर्डर हो गया तो पापा भी इग्नोर नहीं कर सकते और बच्चे भी इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, और पापा का ऑर्डर हो गया तो लोकल गवर्नमेंट जो है आपको फॉलो करना ही करना है। ओके, और फाइनली कोई ऐसा डिस्प्यूट आ गया बिटवीन द पेरेंट्स और चिल्ड्रन, बिटवीन द टू चिल्ड्रन। ओके, तो वी विल टेक द फाइनल डिसीजन। अगर पापा भी लेने नो मैटर, लेकिन पापा को डिसीजन को भी कौन चेंज कर सकता है? आपके ग्रैंडफादर। तो सेम सिस्टम वी आर फॉलोइंग, यही हो रहा है पूरे कंट्री में। अब जैसे कोई डिस्प्यूट आ जाता है किसी भी स्टेट के बीच में, किसी भी स्टेट और कंट्री के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट को एक फाइनल अथॉरिटी दी है कि आप डिसीजन लेंगे। तो हमारे कंट्री में ऐसे डिस्प्यूट जो, अब डिस्प्यूट जैसे एक डिस्प्यूट आया था क्लास 6 में हमने पढ़ा था, इट वाज द रिलेटेड टू कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर टू रिलेटेड एक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में कुछ पार्ट है जिनमें डिस्प्यूट था कि इन्होंने डैम बना दिया है, ये पानी नहीं छोड़ते, हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है, रिवर दोनों स्टेट से पास हो रही है। तो ऐसे डिसीजन जो होते हैं ना स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट आ जाते हैं, तो सच डिसीजन में भी सच प्रॉब्लम आर सॉर्ट आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब अगर हम मान लो लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दें कि आप भी अपने डिसीजन को ले लो, तो हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे फैमिली का। अब मेरी आपकी फैमिली, अब मैंने जैसे 4 to 5 चिल्ड्रन है सपोज फैमिली के अंदर, अब मैंने उनमें से सबसे बड़ा है उसको बोल दिया कि कभी भी आप में फाइटिंग होती है तो आप डिसीजन ले सकते हो बेटा, सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो बच्चा है उसको अगर मैंने ये पावर दे दिया तो व्हाट हैपन, यही होगा कि पता चला कि उसने सबसे बड़े वाले ने जिससे गुस्सा निकालना था, जिससे बदला लेना है, उसको 2 दिन स्लेप लगाए, ये डिसीजन। ओके, तो अगर हम पावर दे देंगे तो दे में भी मिसयूज,
तो इसलिए पावर किसके पास है, कौन रोल प्ले करेगा इन योर फैमिली, इज योर पेरेंट्स। अब वो हमारे पेरेंट्स क्या हो गए, सुप्रीम कोर्ट एज ए एम्पायर। तो वो एक एम्पायर हो गए, उनका डिसीजन फाइनल डिसीजन है। उन्होंने कहा आउट मिस आउट, यू कैन अपील आउटसाइड द ग्राउंड ओनली। आप ग्राउंड के अंदर, चलो क्रिकेट में तो इम्प्लीमेंट कर दिया कि ग्राउंड के अंदर भी आप थर्ड एम्पायर के पास जा सकते हो, लेकिन फिर भी एम्पायर मतलब होता है जिसका फाइनल डिसीजन माना जाए, उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी इन आवर कंट्री टू सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ each लेवल ऑफ गवर्नमेंट आज क्लियरली स्पेसिफाइड इंश्योरिंग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। क्योंकि हमें पता है बेटा, अगर किसी कंट्री को चलाने के लिए हमें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, और फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो उसके लिए रेवेन्यू सोर्सेज चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी क्लियरली मेंसिफाई है कि क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जिसके भी इनकम और रेवेन्यू कौन सा टैक्सेस किस गवर्नमेंट को जाएगा, तो ये भी किसी कंट्री के अंदर होगा, तभी वो फेडरलिज्म होगी। अब लास्ट पॉइंट 2 मिनट बचे, लास्ट पॉइंट में क्लियर कर दूंगा, थर्ड स्लाइड हो ही नहीं पाई मेरी प्रेजेंट में, तो कल करेंगे। फेडरल सिस्टम हैज द ड्यूल ऑब्जेक्टिव। यस, अब इसको एक लास्ट पॉइंट कर लेते हैं। ओके, 1 मिनट। यस, लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब ये ड्यूल ऑब्जेक्टिव होता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के अंदर ड्यूल ऑब्जेक्टिव होता है बेटा। ड्यूल ऑब्जेक्टिव कैसे, देखो इसके दो बेनिफिट होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। कैसे, एक तो ये पावर शेयर कर रहा है कम्युनिटी में, रिलीजियस में, तो डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप के अंदर। तो उससे क्या हो रहा है, उन स्टेट्स को ऐसा फील नहीं हो रहा है कि यार हमें इग्नोर किया जा रहा है। उनको ये लग रहा है कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे प्रति कितना सोचती है। तो उसका कल्चर, सब कंट्री सब स्टेट का कल्चर हम एक साथ लेके चलते हैं, तो उससे क्या होता है, यूनिटी आती है। श्रीलंका में यूनिटी क्यों नहीं है, क्योंकि उसने पावर शेयर नहीं किया। बेल्जियम में यूनिटी क्यों है, क्योंकि उसने पावर शेयर किया। तो फेडरलिज्म का एक बेनिफिट है, कोई भी कंट्री में यूनिटी आएगी, कंट्री एक जैसी लगेगी, यूनिटी आएगी। हर कल्चर को आपने प्रमोट किया है, हर कल्चर को आपने शेड्यूल किया है, हर कल्चर को अपना चांस दिया कि आप अपने हिसाब से डेवलपमेंट बनाओ, अपने अलग ही। यहाँ तक कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ा है बेटा कि हमें रिलीजन फ्रीडम दी गई है कि वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी टेंपल, मॉस्क और एनीथिंग टू प्रमोट टू प्रोटेक्ट आवर रीजन या रिलीजन। हम हमारे रिलीजन को, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इतनी फ्रीडम दी गई है। तो हमारे यहाँ एक यूनिटी आती है, इससे हर स्टेट को एक प्रमोट मिलता है, एक चांस मिलता है, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर सकता है। अब जैसे देखो, आपको हमारे यहाँ राजस्थानी लैंग्वेज चलती है, तो उन्होंने हमारे स्टेट का नेम क्या रख दिया, राजस्थान। अब राजस्थान को